नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। बीपीएससी बिहार पीसीएस के मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसे मेन बॉडी कंटेंट लिखना चाहिए, कैसे कंक्लूड करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, कैसे कैसे समझना चाहिए, कौन कौन से फ्लोचार्ट यूज करने चाहिए, सारी चीजें इसमें बताएंगे। आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, पेड प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें आप पर्सनल गाइडेंस के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 67 बीपीएससी का पीटी का ग्रुप भी चल रहा है, 66 का मेंस का भी चल रहा है, आगे भी कई सारे ग्रुप चलते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी। यह सभी छात्रों के लिए है जो कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको गाइडेंस की कमी है। यहां पे आपको सबसे अच्छी तरीके से यहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। आप इसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, आप कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन का हमने मॉडल आंसर दिया है उसको आप भी एक बार लिखिएगा और उसको कमेंट पे जरूर जो है लिख के दिखाइएगा, ताकि हम उस पर कमेंट पे फीडबैक दे सकें। ये फ्री का जो है फीडबैक रहेगा। सारे कमेंट अगर आप करते जाएंगे तो उसमें हमारी तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा। प्लस इस वीडियो में सब कुछ आपको सीरीज में बताया जाएगा। जैसे यूपी पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है वैसे ही ये भी चल रही है। तो बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए तो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हम करवा के जोड़ देंगे और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी हम लगातार जारी रखेंगे। ठीक है, फ्री टेलीग्राम फॉलो करके रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट, 66 बीपीएससी के कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, उनके मॉडल आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज, जिसके प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह हम कंडक्ट करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो काइंडली डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट। इस वीडियो में हम प्रमुखतः 4 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस है। इंडिया और यूएस की, भारत और अमेरिका की पॉलिटी में क्या समानताएं हैं और किस तरह से समानता होने के बाद भी हम थोड़े से अलग हैं, उसको हम देखेंगे। फिर है एग्रीकल्चर से एक ऑर्गेनिक जैविक खेती पर एक प्रश्न लिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण, जो अभी मुद्दा चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच में एक विवाद चल रहा है। तो किस तरह से डेटा लोकलाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है करंट अफेयर से, जिसमें हम बंगाल इलेक्शन के आने के बाद जो सीएए का मुद्दा फिर से जाग गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हुए देखेंगे कि वो क्या था, उसके की प्रोविजंस क्या थे, मुख्य बिंदु क्या थे, कंसर्न्स क्या है, क्या चिंताएं हैं और क्या ये एंटी सेकुलर है। जैसा कि इस पर कहा जा रहा है कि ये एंटी सेकुलरिज्म है, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर ये एक कटाक्ष कर रहा है। और ये एक अभी तो सब जुडिस मैटर है, लेकिन हम इसके की प्रोविजंस और सेकुलरिज्म के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इंडिया एंड यूएसए एंजॉय म्यूचुअल कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू लार्ज डेमोक्रेसी। ये दो बड़े डेमोक्रेसी हैं और इसीलिए इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रिलेशन है, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में है। अब हमें ये बताना है कि इनके फंडामेंटल टेनेट्स, यानी दो अलग अलग पॉलिटी, इनकी राज्य व्यवस्था में ऐसी क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जो दोनों में समान है। ठीक है, भारत और अमेरिका विश्व के दो अलग अलग महाद्वीपों पर दो बड़े लोकतंत्र होने के कारण आपस में एक सौहार्दपूर्ण संबंध को साझा करते हैं। इन दोनों देशों के राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली में क्या समानताएं हैं, इनका विवरण करिए या इन पर विवेचना करिए। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आपको एक बैकग्राउंड दे रहा है कि इंडिया और यूएसए, भारत और अमेरिका दो बड़े डेमोक्रेसी हैं, दो बड़े लोकतंत्र हैं। एक सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है मॉडर्न वर्ल्ड में। और अब इनके बीच में क्या समानताएं हैं जो इनके राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली को एक करती हैं और समानता दिखाती है। बड़ा ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में सिमिलरिटीज को पूछा गया है, तो हम धीरे धीरे उन पर एड्रेस करेंगे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया एंड यूएस हैव फॉट द सेम कॉलोनियल एक्सप्लॉइटर। भारत और यूएसए दोनों ने ही ब्रिटिश द्वारा कॉलोनाइज किए गए थे और दोनों ने ही उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इसी वजह से जो उनके आइडियल्स हैं वो एक तरह से सेम हैं। ठीक है, सेम सम यूनिक एंड कॉमन आइडियल्स। दूसरा, हमारे जो संविधान निर्माता थे, बाबा साहब अम्बेडकर हो या और भी बड़े संविधान विशेषज्ञ हो, उनमें से बहुत से लोग यूएस में पढ़कर आए थे और यूएस की विचारधारा से, यूएस की प्रोग्रेसिव विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। और इसी वजह से हमारे संविधान में यूएस के संविधान की कुछ प्रमुख झलकियाँ भी देखने मिलती है। ठीक है, भारत और अमेरिका ने इतिहास के अलग अलग खंडों में एक ही औपनिवेशिक शक्तियों के साथ संघर्ष किया है। इसलिए हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो आज़ादी के, बंधुत्व के, आगे के प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो मूल्य हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं। और संविधान निर्माताओं भी यूएस के, यानी कि अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर उन्होंने भारत का संविधान बनाया था। यूँ तो बहुत अलग अलग संविधानों से हमने
अपना इन्फ्लुएंस लिया था, उनसे हमने शिक्षा ली थी, लेकिन यूएस और ब्रिटेन दो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़कर हमने एक बहुत ही नया मॉडर्न डॉक्यूमेंट और बहुत ही विस्तृत संविधान की रचना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। ये किस पर आधारित है? तो स्वाधीनता, न्याय का शासन और व्यक्तिगत फ्रीडम यानी इंडिविजुअल लिबर्टी, ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के ही संविधान को के दर्शन को यानी फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को साथ में ही दिखाते हैं। अब चलिए आगे इसकी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या समानताएं हैं? तो पहला है प्रस्तावना। शुरू कहाँ से होती है? दोनों ही शुरू होते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल। उनका प्रस्तावना जो था वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, हमारी प्रस्तावना थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दोनों को ही जो प्रमुख थे यानी उनके जॉर्ज वाशिंगटन ने प्रमुख किया था और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि दोनों ही जो तरह की सरकार के मुखिया थे उन दोनों ने ही अपने उद्देश्यों के रूप में इसको प्रचलित किया था, जिसे बाद में जाकर ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उनका प्रेम्बल बनता है, उनका साधन बनता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे प्रेम्बल का सोर्स बनता है। उसमें मुख्य तीन चीज़ें क्या हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वाधीनता, बंधुत्व और समानता। एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, कानून की प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, गणराज्य, रिपब्लिक, बहुवैचारिक समाज, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे बीच में समानताएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इस तरह की डेमोक्रेसी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जैसे कि आप देखते होंगे यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन यूएसए और इंडिया में संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो इस तरह की हमारी कुछ समानताएं हैं। अब आगे देखते हैं कि और समानताएं किस क्षेत्र में? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के अंगों में क्या क्या समानताएं हैं? तो द्विशासनीय व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर। न्यायपालिका में क्या है? न्याय की समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान की सही वाक्य से एकमात्र व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय। और संविधान का कस्टोडियन, गार्जियन भी वही है। दूसरा, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, राज्य और संघ के बीच में जो विवाद होंगे, स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो भी विवाद होंगे, उसका ओरिजिनल सुनने का जुरिस्डिक्शन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। वो यूएस में भी है और इंडिया में भी है। कुछ फेडरल इंस्टीट्यूशन जो संघीय व्यवस्थाएं हैं, संस्थान है, जैसे कि हमारे यहाँ सीबीआई है तो उनके यहाँ एफबीआई है, सीआईए है तो एनआईए है, सीएजी है और वहाँ पे जीओसी यानी कि लेखाकार, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस। और हमारे यहाँ संसदीय समितियाँ बनती हैं तो उनके यहाँ कांग्रेशनल कमिटीज़ यानी कि कांग्रेसलेस समितियाँ बनती हैं। तो ये सारी हमारे और उनके बीच में समानताएं हैं। अब देखते हैं कि समानता होने के बाद भी कुछ चीज़ों में हम अलग अलग हैं, वो कैसे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है फेडरेशन। हमारा फेडरेशन जो है वो एक तरह का यूनियन है जहाँ टाइटली बाउंड है, यानी कि भारत में आप देख रहे होंगे भारत ये इन स्टेट्स को टाइटली बाउंड करके रखता है, ये स्टेट इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूएस का फेडरेशन है कि अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक यूएसए बनाया है, और इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका की हिस्ट्री में एक सिविल वॉर भी हुआ था जब स्टेट्स यूएस से अलग होना चाह रहे थे, लेकिन भारत के यूनियन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, मतलब हम चाहें जितने स्टेट्स बना सकते हैं लेकिन भारत अलग नहीं होगा। और यूएसए में ये क्या था कि अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर एक यूएसए बनाया था। तो हमारा फेडरेशन किस तरह से है? एक टाइटली बाउंड है और कमिंग टुगेदर है, और इनका क्या है कि लूजली बाउंड है लेकिन कमिंग टुगेदर है। तो दोनों के बीच में फेडरेशन में एक बेसिक फर्क है। हमारा जो फेडरेशन है वो यूनिटरी, जिसको हम क्वासी फेडरेशन भी कहते हैं, और इनका फेडरेशन एक प्योर फेडरेशन की ओर जाता है, जहाँ स्टेट्स ने मिलकर अपने लिए एक एक कंट्री की निर्माण किया और एक संविधान पर मानने के लिए लागू हो गए। लेकिन उनके अपने अपने रोल है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनके संविधान भी हैं, उनके नियम हैं, उनकी अलग अलग नागरिकता है, अलग स्टेट्स की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में इस तरह का नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटी है, मोर और मोर यूनिटरी है, और अमेरिका में क्या है वो मोर एंड मोर फेडरल है। फिर इलेक्शन की बात देखते हैं तो इंडिया में जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है, और अमेरिका में होता है विनर टेक्स इट ऑल, यानी कि एक स्टेट में आपने देखा होगा जैसे कि एक स्टेट में जिसकी मेजोरिटी आती है उस स्टेट की सारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स होती है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई एक व्यक्ति उस स्टेट को लीड करता है, उस स्टेट की सारी सीटें इलेक्टोरल कॉलेज की उसमें आ जाती हैं। इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। दूसरा क्या है, उनके यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री है। हमारे यहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो करते हैं और उनके यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है। ठीक है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी और कोalition गवर्नमेंट की सुविधा है, उनके यहाँ क्या सुविधा है? उनके यहाँ ये सुविधा है कि दो पार्टी होती है और कोalition गवर्नमेंट का तो कोई सवाल नहीं होता। दूसरा, उनके राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और मिनिस्ट्री जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति कॉमनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। लेकिन भारत में क्या है? भारत में जो है एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वहाँ पर इस तरह का नहीं है, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट चाहे तो मिनिस्ट्री बना देता है, और इसलिए उसको मिनिस्टर नहीं सेक्रेटरी कहते हैं। आपने सुना होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इस तरह से वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में ये भिन्नताएं हैं, और भी आप चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 400 वर्ड के अंदर लिखना होता है, तो आप अपना हिसाब करके जो आपको सबसे उचित लगे उसे जोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब इसे कंक्लूड कर लेंगे। ये तो हमारी समानताएं थी, और अब हम कहाँ कोऑर्डिनेट करके एक अच्छे एक सही आइडियल विश्व को एक जगह दे सकते हैं, कितना और कोऑर्डिनेशन हम बढ़ा सकते हैं।
तो किन क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं? ग्लोबल ऑर्डर एंड पीसफुल, अंतर्राष्ट्रीय शांति की क्षेत्र में। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ 2+2 डायलॉग चल रहा है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी मिनिस्टर, वहाँ की जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस, यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों के बीच में डायरेक्ट 2+2 यानी 1 फोन कॉल होता है, और दोनों के बीच में डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक हर साल एक बाय मिनिस्ट्रियल समिट होती है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा गहरी करती है। उसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ बेका, लेमुआ, सिस्मुआ, कोमकासा ऐसे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं जो हमको उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है, ठीक है। उसके बाद यूएस हमें कहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, वासेनार ग्रुप में, एनएसजी में भी यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी हमारे उसके वजह से हमने सदस्यता हासिल कर लिया। तो इन सब चीज़ों में हम एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करके, अच्छा व्यापार में सहयोग करके, तकनीक में सहयोग करके एक आदर्श विश्व की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आप कंक्लूड करके अपने आंसर को मल्टी एस्पेक्टोरल बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से। ये कह रहा है कि रिसेंटली लद्दाख ने जो मोदी स्कीम यानी मिशन फॉर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इन लद्दाख, ऑर्गेनिक इनिशिएटिव को यूज़ करके एक नई स्कीम लॉन्च की है। तो उसके बारे में आप बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक खेती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी उनकी विशेषताएं क्या है, और उससे क्या लाभ होने वाला है, ठीक है। हाल ही में लद्दाख में मोदी योजना के तहत जैविक खेती का निर्णय लिया गया है। जैविक खेती क्या है और इसके फायदे और विशेषताओं का वर्णन हमें करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। तो ये मोस्टली जो साइंस और टेक को डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सीधा आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम आंसर क्या देंगे कि पहले हम सीधा डिफाइन करेंगे कि जैविक खेती क्या होती है, और अपने इंट्रोडक्शन को लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि ये आर्ट्स और पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा वेराइड होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। द न्यू एग्रीकल्चरल मेथड ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फार्मिंग वाइल कंप्लीटली अबैंडनिंग द सिंथेटाइज्ड सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो सिंथेसिस से बनते हों, ठीक है, वो सब्सटेंस जो सिंथेसिस से बनते हो उनका उपयोग ना करके प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का ही उपयोग करके जो खेती होती है, बेसिकली उसे ही जैविक खेती कहा जाता है। और प्राकृतिक रूप से ही जो उनके पेस्टिसाइड्स होते हैं, खरपतवार नाशक हो या जंतुनाशक हो, वो सब प्राकृतिक तरीके से ही यूज़ किया जाता है। कम से कम फर्टिलाइज़र, उर्वरक या अदर कोई केमिकल रसायन का उपयोग करके जो खेती होती है उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे जो भी खाद वगैरह जो होता है वो अपने घर के ही नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जैविक हमारा वेस्ट होता है, उसी से यूज़ करके हम इसे पूरी तरह से खाद करते हैं। यानी इसमें किसी भी तरह का बाहर का कोई भी संश्लेषणीय यानी सिंथेसाइज्ड केमिकल प्रोडक्शन नहीं यूज़ होता है। इस तरह से आप डेफिनेशन देकर आगे बढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इससे पहले सिक्किम जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो चुका है। उसे देखते हुए लद्दाख इस तरफ आगे बढ़ रहा है और आगे और भी राज्यों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब चलते हैं इसके बॉडी की तरफ। तो बताएंगे हम इसमें कि पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या उसमें होती हैं। जैविक खेती में क्या है, स्थानीय प्रजातियों को जो है जोर दिया जाता है, यानी जो लोकल एरिया में, लोकल सराउंडिंग में, लोकल परिस्थिति में जो भी चीज़ें उगती हैं, जिस चीज़ के लिए सूटेबल है उसकी खेती पर जोर दिया जाता है, बजाय इसके कि हमें क्या खेती करने से या क्या उगाने से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ये इसे एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली खेती भी कही जाती है। मृदा और पर्यावरण के अनुसार ही खेती होती है, ज़्यादा पोषक होती है, शरीर में कम मात्रा में रसायन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम इसमें अलग से कोई खाद या जंतुनाशक या कीटनाशक ऐसी चीज़ें इसमें हम नहीं उपयोग करते हैं। इसी वजह से जो पर कैपिटा क्रॉप है, पर कैपिटा केमिकल जो होती है हमारे फूड क्रॉप में, वो कम हो जाती है और आगे चलकर हमें जो इनसे बीमारियाँ होती हैं, जैसे म्यूटेटिक कैंसर वगैरह बीमारियाँ जो होती है, लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, उस तरह की प्रॉब्लम लॉन्ग रन में नहीं होती। और जो उपयोग होता है, जो खेती से जो प्रोड्यूस निकलता है, वो काफ़ी पोषक होता है। भले ही उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन वो पोषक होता है और वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सो इनहेरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मेंटेनिंग बायो जियो साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी ये ध्यान में रखते हुए खेती की जाती है कि किस तरह से उस पूरे एरिया की जैव विविधता भी बनी रहे और उसके एनवायरमेंट को, उस इकोलॉजी को हम किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। वो खेती इस तरह की हो कि जैव विविधता को बनाए रखें, बायो जियो केमिकल साइकिल को बनाए रखें और वहाँ की पूरी की पूरी पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन करके एक फ्लो चार्ट बनाकर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इसकी प्रमुख आप कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, बेसिक फीचर्स, यानी इनकी बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये है कि मुख्यतः प्राकृतिक उर्वरक पर आधारित होता है, ठीक है, स्थानीय पर्यावरण पर स्थिरता पर आधारित, यानी कि फोकस ऑन मोर स्टेबिलिटी इन द लोकल एनवायरमेंट, यूज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, फाइनली सप्लीमेंटेशन विद द लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यानी इसके साथ साथ जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, इस तरह की चीज़ें भी साथ में ही की जाती हैं ताकि इसमें जो है और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा सके और ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, अलग अलग सेक्टर में है। तो स्वास्थ्य में क्या बेनिफिट है,
परिवारन को क्या बेनिफिट है इससे, ठीक है। देखते हैं तो स्वास्थ्य में क्या है कि शरीर में रसायनों की कमी होगी, रसायनों की कमी होगी तो हमें कुछ जो बीमारियां होती हैं, कैंसर और अदर बीमारियां होती हैं, जो लीवर को खराब होने की बीमारियां होती है, अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स बॉडी में जब आते हैं उससे बीमारियां होती हैं, उससे हम बचेंगे, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग एंड नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ज़मीन की उसमें बढ़ाई होती है, और ज़्यादा पानी देने से जो प्रॉब्लम होती है सैलिनेशन, खारापन और लीचिंग की समस्या जो पंजाब और हरियाणा में हो रही है, उस समस्या से भी निजात होती है। और उस सबसे क्या होता है कि जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसकी उर्वरकता बढ़ती है, और जो प्रोड्यूस हम उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है पर ग्राम न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ता है और शरीर में लगता है। उससे मानव का ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी होता है और लोकल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहता है, बाकी के जीव जंतु भी उस पर सस्टेन करते हैं। हम इस तरह की खेती करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है और हमारा काम भी हो जाता है। तो इस तरह से ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर हम अग्रसर होते हैं इस चीज़ को करने से। अब इससे आर्थिक लाभ क्या है? आर्थिक लाभ ये है कि ये अच्छी कीमत मिलती है। आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए अगर इसको कोई सही से उगा रहा है और इसकी सही सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो अच्छे पैसे उसकी आमदनी हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ऑर्गेनिक फार्मर को उगाने के लिए रिसर्च करवाती हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्मर को या कृषि को उस चीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ती है, उसका नॉलेज मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है, और वो धीरे-धीरे एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ने लगता है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है, जैसे आपने देखा होगा लद्दाख और सिक्किम जैसे एरिया में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जहाँ पर उतना ज़्यादा प्लेन लैंड, उतनी ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन उस जगह के हिसाब से उस क्लाइमेट को स्टडी करके जो सूटेबल प्रोड्यूसर्स है उसको उगाकर फ़ायदा लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर एक कंक्लूजन दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि डेटा लोकलाइजेशन क्या है? व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन? व्हाई मॉडर्न डे कंट्रीज आर वरीड अबाउट इट? ऑल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी, यानी कि बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना रही है, द कमेटी विच इज बीन डेस्टाइन्ड टू मेक द ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, यू शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट की रिकमेंडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन। डेटा स्थानीयकरण क्या है, ये आधुनिक देशों के लिए समस्या क्यों बन रहा है, और बी.एन. समिति के संबंध में इसकी चर्चा करें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे प्रमुख 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहले हमसे पूछ रहा है कि बीएन जो डेटा लोकलाइजेशन है क्या चीज़, उससे क्यों अलग जो आधुनिक देशों में चिंताएं बढ़ी हुई हैं, और इस वजह से जो हमने एक समिति बनाई थी बीएन श्री कृष्णा समिति, उसके रिकमेंडेशन यानी उसकी सिफारिशों का उल्लेख करते हुए इसको एक कंप्लीट आंसर के फॉर्म में आप इंडल्ज करिए। तो चलिए देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये साइंस और टेक और टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा बिल्डअप नहीं देते हैं और सीधा टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन देते हैं। तो द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टोरिंग द एक्यूमुलेटेड डेटा, यानी वो डेटा जो अलग अलग डिवाइसेस सर्विसेज से जनरेट होता हो, उस डेटा को उसी देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर, जो डेटा अलग अलग डिवाइसेस सिस्टम्स, उसके प्रोक्योरमेंट्स, उसके एनालिसिस, उसके पैरेलल डेवलपमेंट से जो क्रिएट होता हो, उसको उसी देश के पैरेलल फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि उसी देश की सीमाओं के अंदर रखने की व्यवस्था को, स्टोर करने की व्यवस्था को डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, हम उस पर अपना डेटा अपलोड करते हैं, बहुत सारे डेटा लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो रोज़ मिलियंस ऑफ मिलियंस बिग डेटा क्रिएट होता है हमारे एक क्लिक से। मिलियंस ऑफ डेटा जो है वो फॉर्म होता है, तो उस डेटा को स्टोर किया जाता है सर्वर्स पे। मोस्टली अभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इवन उनके सर्वर जो है वो विदेशों में है, और वो हमारे इस डेटा का अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक वाले केस में हुआ था। हमको इन्फ्लुएंस कराया जा सकता है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, और यहाँ तक कि उनका मिसयूज़ करके सिक्योरिटी थ्रेट्स, दंगे भी भड़काए जा सकते हैं। जब जैसे कि आप देख रहे होंगे जो एक टूल किट केस चल रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया जो एक बहुत ही अच्छे नोबल कॉज के लिए बना था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होते जा रहा है, और उसी से बचने के लिए लोग जो है डेटा लोकलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर सीधा हम आगे बढ़ेंगे कि भैया ये क्या चीज़ है और इसके कंसर्न्स यानी इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट के हिसाब से ये डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण कैसे एक मुद्दा बन गया है वो देखते हैं। तो पहले क्या हुआ, राइट टू इंटरनेट आया अंडर आर्टिकल 19, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अभिव्यक्ति के आधार के अंतर्गत केरला हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद राइट टू आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन के अधिकार के अंदर निजता का अधिकार को माना गया। तो 2 अधिकार हो गए, एक हुआ इंटरनेट का अधिकार, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, और निजता का अधिकार वो भी एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि अब क्या हुआ कि इंटरनेट भी चाहिए और उसकी निजता, ये दोनों ही हमारे फंडामेंटल मूल अधिकार हैं। अब इन मूल अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या होना चाहिए
डेटा पर नियंत्रण होना चाहिए। और डेटा पर नियंत्रण कब होगा? जब हमारे अपने जुरिस्डिक्शन में, किसी अपने देश के टेरिटोरी के अंदर होगा, तो वो डेटा का स्थानीयकरण होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम BN श्रीकृष्णा समिति है, और उसने अपने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं। उनको हम अब स्टडी करेंगे कि उनके रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है, तो किन कंसर्न्स की वजह से, किन चिंताओं की वजह से डेटा लोकलाइजेशन जो है उसने ये प्रमुख रूप लिया? तो क्या हुआ? मिस यूज एंड लीक ऑफ प्राइवेसी, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इन्फ्लुएंसिंग, जो हम पहले बता चुके हैं, किस तरह से चुनावों में उसका यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से उससे दंगे भड़काए जा सकते हैं, किस तरह से उससे फेक न्यूज़ चलाई जा सकती है, एंड सिक्योरिटी थ्रेट एंड अदर काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, उससे जो है सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, दुरुपयोग किया जा सकता है, डेटा से छेड़छाड़ की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी चिंताओं ने किसको जन्म दिया? डेटा लोकलाइजेशन को जन्म दिया है। ठीक है, अब इसके लिए जो हमने कमेटी बनाई है, उन कमेटी ने हमें क्या सिफारिशें दी हैं उसको एक बार देख लेंगे। की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑन डेटा स्टोरेज। सो व्हाट वर द की रिकमेंडेशन? मैंडेटरी स्टोरेज ऑफ कॉपी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का कंपलसरी, अनिवार्य रूप से डेटा जो है वो वहीं पर स्टोर होगा जिस कंट्री में वो जनरेट हो रहा है या जिस कंट्री के लोगों का है। वो क्रिटिकल डेटा, ऐसे कुछ डेटा जो सेंसिटिव डेटा होते हैं, इंपॉर्टेंट, मुख्य प्रमुख डेटा जो होते हैं, उनको तो स्टोर करना ही होगा। उसके अलावा जो नॉन क्रिटिकल डेटा है उनको भी बाहर ले जाया जा सकता है, ट्रांस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एक करार करने के बाद, आफ्टर साइनिंग अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोटेक्टिव बॉडी होगी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी। वो इन सारी चीज़ों को सुपरसीड करेगी, वो इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगी और इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि कार्यपालक की तरह इसका ध्यान रखेगी। और अगर डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी के कोई डिसीजन से अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो उसके लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सुनवाई का रास्ता भी दिया गया है। तो उस डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत जो डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी है, अगर वो कोई अपना नियम सुनाती है, अपना कोई आदेश देती है, तो उन आदेशों को चैलेंज करने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है जहाँ पर इसकी सुनवाई भी हो सकती है। यानी कि दोनों ऑप्शंस खुले रखे गए हैं कि अगर सरकार चाहे या सरकार की मंशा ठीक ना हो या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी की मंशा ठीक ना हो, किसी को परेशान करना चाहे, तो वो इसका भी समाधान ले सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं अब इसमें कुछ पेनल्टीज़ भी जोड़ी गई हैं। पेनल्टीज़ यानी जुर्माना जोड़ा गया है। अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कानूनों का अगर उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है। वो जुर्माना कहाँ जाएगा? वो जुर्माना जाएगा डेटा संरक्षण फंड, डेटा प्रोटेक्शन फंड बनाएगी सरकार और उसमें वो जुर्माना जमा होगा। ये सारी क्या है? BN श्रीकृष्णा जी की जो समिति बनी थी उसने ये रिपोर्ट दिए थे। ठीक है, अब स्टेट कब इंटरवेन कर, यानी सरकार जो है कब इन चीज़ों में इंटरवेंशन कर सकती है, कब वो अपनी मनमा अपने हिसाब से डेटा को स्टोर करवा सकती है? जब उसको लगे कि इस डेटा की वजह से कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम आ सकता है, आपातकाल की स्थिति हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा हो, तब जो है सरकारें इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं और इन डेटा लॉ को अपने हिसाब से ठीक करके, अपने हिसाब से मोल्ड करके, कुछ डेटा, ऐसे डेटा जो क्रिटिकल ना भी हों, लेकिन उसको वो बाहर कंट्री में, दूसरे देशों में स्टोर करने से रोक सकती हैं। तो ये सारे जो उनके की रिकमेंडेशंस है, इन्हीं को जोड़कर हम अपना एक कंक्लूजन दे देंगे कि भाई डेटा जो है, अगर आने वाली सदी, अगर डेटा की सदी होने वाली है, अगर डेटा इज़ द फ्यूल ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और उसी को सिक्योर करने के लिए हमको ये ज़रूरी है, जैसे यूरोप ने अपना डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है, भारत भी अपना एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए, जो दोनों ही स्टेक होल्डर यानी दोनों ही पार्टी को ध्यान में रख के बनाए। ना कि वो इतना ज़्यादा हार्ड हो कि दूसरी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करना ही भूल जाए, और ना इतना ज़्यादा ढीला हो कि हमारे प्राइवेसी और प्रोटेक्शन से समझौता हो। इस तरह का एक बैलेंस्ड व्यू देकर आप अपने आंसर को एंड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विद द रिसेंट किकिंग ऑफ द कैंपेन्स इन बंगाल, तो क्या देयर हैज़ बीन रीसर्फेस CSA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो बंगाल चुनाव निर्धारित होते ही फिर से एक बार मुद्दे में आ गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि CAA क्या है, उसके क्या प्रावधान थे, उन पर समस्याएं क्या थी, और क्या वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, इज इट अगेंस्ट द सेकुलरिज्म? तो हम देखेंगे, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रोडक्शन में उसका बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड क्या देंगे कि धर्म जो है भारतीय राजनीति में, खास करके मध्यकालीन भारत के बाद भारतीय इतिहास में धर्म जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पॉलिटिक्स हो या समाज हो या सामाजिक बातें हो, धर्म हमेशा एक प्रमुख भूमिका हमें निभाते आया है। और जिस तरह से CAA मुद्दा आया है, उसने एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है, जहाँ बहुपक्षीय यानी मेजोरिटी तुष्टिकरण हो रही है। मेजोरिटी तुष्टिकरण में पहले जो है माइनॉरिटी अपीसमेंट को काउंटर करने के लिए जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? मेजोरिटी अपीसमेंट कर रही है। और जिसकी वजह से हाल ही में हमें दिल्ली में जो हुआ वो भी देखने को मिला। और इस वजह से जो CAA है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है वो भी देख रहे हैं कि उनके साथ जो असम समझौता हुआ है, असम अकॉर्ड हुआ है, उसके साथ ये जो है वो मेल नहीं खा रहा है, और इसलिए उस लोग में जो संशय में है, और इसी वजह से एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये एक तरह का मॉडल इंट्रोडक्शन है। आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करके इसको मल्टीपल एस्पेक्टोरल बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु यानी की प्रोविजंस क्या हैं इस बिल के बारे में।
की प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो ये जो है ओरिजिनली जो नागरिकता कानून 1955 में पास हुआ था उसमें जो है एक अमेंडमेंट कर रहा है। किस तरह का अमेंडमेंट कर रहा है, तो ये इस तरह का अमेंडमेंट कर रहा है कि जो नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता की जो अवधि थी, जो 12 साल तक रहने, किसी देश में 12 साल तक रहने ज़रूरी होता था, उसे उन लोगों के लिए यानी किनके लिए, हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्ध, पारसियों और क्रिश्चियनों जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, अगर वो भारत में आकर रहते हैं तो उनके लिए जो प्राकृतिक रूप से रहने का वर्ष 12 वर्ष था, यानी नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ड्यू टू नेचुरलाइजेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड टू 7 ईयर्स फ्रॉम 12 ईयर्स, यानी 12 साल से घटाकर इसे 7 साल कर दिया गया। इसके अलावा अगर वो भारत में दाखिल होते हैं और उनके पास कोई प्रमाण पत्र यानी कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट यानी कि अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो धार्मिक प्रताड़ना के खिलाफ अपने घर को छोड़कर भारत में आ रहे हैं। और जैसे ही उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, एज सुन एज दे गेट द सिटीजनशिप, दे विल ऑल द क्रिमिनल केसेस, जितने भी केसेस उन पे इस वजह से हैं कि वो अवैध नागरिक थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये जो है वो की प्रोविजन है। कुछ ओसीआई के बारे में भी प्रोविजन किया गया है कि कब किस किस केस में उनका संविधानिकता, उनकी नागरिकता खत्म हो सकती है, किस केस में उनको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास समय हो, आपके पास स्पेस हो, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके कंसर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहला कंसर्न जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इट इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 14, समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है। आप कैसे सब धर्म के लोगों को आने को दे रहे हैं और वहाँ की जो मेजॉरिटी है और यहाँ की माइनॉरिटी जो एक रिलीजन है उसको आप आने का प्रोविजन इसमें नहीं दे रहे हैं। देखेंगे हम कि सरकार को उसके पास क्या जवाब है और गवर्नमेंट इसको किस तरह से डिफेंड कर रही है। ये मैटर तो अभी सब जुडिश है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, तो इसलिए हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होकर नहीं लिखना है, हमको सिर्फ वही लिखना है जो इसमें काम के प्रोविजंस हैं। ठीक है। दूसरा है माइनॉरिटी मुस्लिम के प्रति ये क्या है, भेदभाव कर रही है। बहुसंख्यकों का तुष्टिकरण, मेजोरिटी अपीसमेंट, ये नॉर्मल समस्या है। नॉर्थ ईस्ट में क्या कंसर्न्स है, ये जो असम समझौता हुआ था राजीव गांधी और असम अकॉर्ड के बीच में, वहाँ के असम गण परिषद के बीच में, उसके खिलाफ जा रहा है। उन्होंने ये कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आएगा उसे किसी भी धर्म का हो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी असम में, ये उनका अकॉर्ड किया गया था। लेकिन अब ये बिल लाने से क्या हो रहा है, ये बिल तो क्या कर रहा है कि जो आ रहे हैं उनको आप नागरिकता दे ही देंगे, तो ये उस तरह से असम अकॉर्ड के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए असम में और खास करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों में इसके लिए इसके प्रति जो है वो संशय बना हुआ है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने इसके बहुत संसद के पटल पर इसे कहा है कि ये अभी नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होगा। तो कुछ मैटर के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ पर शांति बनी हुई, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अभी अनाउंस हो गए हैं तो अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण होगा और हो सकता है कि ये जो इसका विरोध है वो हिंसात्मक रूप भी ले ले। दूसरा क्या है कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो वहाँ की जो लोकल ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया की जो एथनिसिटी है, लोकल कल्चरल एक्सपेक्ट्स है, उन पर वो हार्म हो सकता है। जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया है, इनर लाइन परमिट एरिया है, उनकी जो प्रॉब्लम को ये हार्म कर सकता है। उनके कल्चर के साथ एक मिक्सिंग करके उनके कल्चर का लॉस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, ये उनके कंसर्न्स हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें श्रीलंकन, तमिल और अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। इनके साथ भी धार्मिक प्रताड़ना हो रही है, लेकिन इनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा क्या है कि इनमें कहीं पर भी धार्मिक अल्पसंख्यक या धार्मिक रूप से प्रताड़ित ऐसे शब्दों का उपयोग इस बिल में नहीं किया गया है। सरकार कह तो रही है कि इनके लिए हम बना रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग इस बिल में या इस अमेंडमेंट में नहीं किया गया है। और देख लेते हैं अब ये क्यों, ये जो बिल है वो धर्मनिरपेक्षता विरोधी क्यों नहीं है। तो इसमें सरकार का या इस बिल के जो प्रोपोनेंट है उनका क्या तर्क है वो देख लेते हैं। वो ये कहती है कि संसद के पास पूर्ण अधिकार है इस तरह का बिल बनाने का। तो ये जो सवाल उठता है कि ये बिल असंवैधानिक हो जाएगा, तो असंवैधानिक है या नहीं ये तो डिसाइड करने का मैटर है, ये जो सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय है, क्योंकि वही जो क्या है फाइनल व्याख्याकार है किसी भी लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, तो वो ये डिसाइड करेगी। लेकिन कानूनन पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। पार्ट 2 सिटीजनशिप एक्ट जो सिटीजनशिप का पार्ट है पार्ट दूसरे में, और आर्टिकल 11 जो 11 आर्टिकल है वो संसद को ये शक्ति देता है कि आप संविधान या नागरिकता से जुड़े किसी भी रूल, रेगुलेशन, नियम को आप बना सकते हैं। तो संवैधानिकता का तो इसमें सवाल नहीं होगा। दूसरा आर्टिकल 14 जो बात कर रहे हैं उसमें यह भी लिखा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, यानी समान लोगों को समान तौर पर देखना चाहिए। अब क्योंकि इन लोगों की प्रताड़ना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इनके एक विशेष धर्म से हैं, इनका धर्म जो है वो माइनॉरिटी है, और इसीलिए इनको ये विशेष छूट दी जा रही है क्योंकि ये विशेष है। यानी इन सरकार जो है इसमें रिजर्वेशन का भी तर्क दे रही है कि जैसे आर्टिकल 14 और 15 में एक्सेप्शन करके हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके अगर आरक्षण दे सकते हैं, तो वैसे ही एक तरह का एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके हम इन्हें नागरिकता भी दे सकते हैं। क्योंकि ये बात मानना बहुत कठिन है कि इस्लामिक देशों में मुस्लिमों के साथ जो है किसी तरह का भेदभाव हो या सिर्फ उन्हें इसलिए भगाया जाए क्योंकि उनकी धार्मिक प्रताड़ना हुई हो। तो इस बात को मानना उचित नहीं होगा, इसलिए उनको ये एक विशेष रियायत दी जा रही है। ये सरकार का पक्ष है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिम कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इस्लामिक कंट्री। जाहिर सी बात है। उसके बाद यह नेहरू लियाकत और इंदिरा मुजिब समझौता, जो 2 समझौते भारत सरकार ने किए थे, एक किया था नेहरू
पंडित नेहरू और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उन्होंने ये कहा था, इस बात को दोहराया था कि दोनों ही देश अपने देश की माइनॉरिटी की सुरक्षा और समृद्धि में ध्यान देंगे, लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। तो उस समझौते के लिए भारत जो है वो बाध्य है और उनको वो बुलाना चाह रही है। उसके बाद एक यह भी तर्क दे रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी ये वादा किया था कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है उस देश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हमारे भाई बहन रह गए हैं उन्हें हम बुलाएंगे और उनको बुलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। इस तरह की भी लॉजिक जो है सरकार या इस बिल के प्रोपोनेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात ये इसमें कही जा रही है कि यह जो बिल है वो नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। तो ये किस तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये तो अधिकार देने का बिल है, लेने का नहीं। हम सबको दे रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सरकार अपना पक्ष रख रही है। हमें किस तरह से इसको कंक्लूड करना है? हमको कंक्लूड इस तरह करना है कि ये मैटर तो अभी सब जुडिश है, लेकिन सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि देश में धार्मिक भावनाओं का उन्माद ना बढ़े और जो सही मायनों में नागरिकता के अधिकार हैं उनको मिले, और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है कि इसे एनआरसी से लिंक करके देखा जाएगा, उससे चीज़ों को ना बढ़ाया जाए। इस तरह से हम अपना एक कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन दे सकते हैं। हमें किसी भी तरह से किसी भी ग्रुप को सपोर्टिव नहीं होना है और ना ही सरकार के किसी भी बिल का पूर्ण रूप से विरोध करना है। अगर करना भी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसका विरोध कर सकते हैं। अपनी आइडियल्स यहाँ पर देने की उतनी हम स्ट्रिक्टनेस को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जो सरकारी ऑफिसर हैं वो सरकार की नियमों का उल्लंघन ना करें, उनकी आलोचना ना करें। तो ये था आज की वीडियो के 4 क्वेश्चन। फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।